नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। सोशल साइंस का मतलब यहाँ पे जीके ही हो गया दोस्तों। वो कहने को सोशल साइंस सब्जेक्ट अलग से बनाया है, लेकिन नॉर्मल जो जीके चलती है वो सारी इसमें ऐड है। तो जो रीड का फर्स्ट लेवल है उसमें जो जीके का पेपर आता है वो भी हमारा इसी में कवर हो रहा है। और सेकेंड पेपर में सोशल साइंस सब्जेक्ट तो जैसे हम पढ़ ही रहे हैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट की दोस्तों यूनिट 4, 5, 6, 7, 8 हमने उधर कंप्लीट कर ली है। 9, 10, 11 हमने छोड़ी है, और 9, 10, 11 और 12 4 यूनिट छोड़ी है। लेकिन शुरू की 3 यूनिट जो हमने पहले छोड़ दी थी कि हिस्ट्री है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी ऐसा बोल के मैंने आपको बोला था। तो ये हिस्ट्री अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट है जो हमने कंप्लीट कर ली है हिस्ट्री की, और यूनिट सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूनिट सेकंड में बार सिलेबस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि हमारा ये वाला टॉपिक छूट गया, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करवाऊँगी। तो मौर्य और गुप्त काल दोस्तों हमें पूरी तरह से पढ़ना, और गुप्तोत्तर काल, 3 चीज़ें इसमें दी गई है। मौर्य और गुप्त काल का इतिहास पढ़ना है, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर लिया। इसके बाद में क्या पढ़ना है, गुप्त काल की सांस्कृतिक विशेषताएँ हमें पढ़नी है। तो अलग से हमने पूरा लेक्चर बनाया, इस पर ये पढ़ लिया। अब पढ़ना है भारत का बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। ये दोस्तों मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जो हमारे विदेशों से संबंध रहे हैं उसी से रिलेटेड है। तो ये सारे संबंध हमने इस टाइम पे पढ़ लिए जब हमने ये तीनों काल पढ़े हैं कि भाई कौन से काल में कौन से देशों से व्यापार हमारा ज़्यादा होता था, कौन से देशों से हमारे यहाँ पे राजदूत आए थे, है ना। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब बचा टॉपिक ये कि भारत 600 से 1000 ईस्वी। अब दोस्तों 600 से 1000 ईस्वी का मतलब क्या हुआ कि जो मौर्य काल था दोस्तों वो तो मतलब 300 में था, है ना। गुप्त काल था वो 600 में आके समाप्त हो जाता है, 300 से 600 तक लगभग समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल, है ना। गुप्तोत्तर मतलब गुप्तों के उत्तर काल, मतलब गुप्तों के बाद का काल। जो 600 से 1000 ईस्वी का काल है इसे ही हम गुप्तोत्तर काल बोलते हैं, या फिर मध्य काल हमारा शुरू होगा 1000 ईस्वी से, है ना। या फिर कई लोग 1200 ईस्वी से भी बताते हैं, है ना। तो 1000 ईस्वी से पहले का काल को हम क्या बोलेंगे, पूर्व मध्य काल भी बोल सकते हैं, या फिर गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्तों के बाद का काल, या पूर्व मध्य काल। तो इसमें दोस्तों इतना कोई महत्वपूर्ण राजवंश यहाँ पे आया नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ये लिखा है। तो थोड़ा से वर्धन वंश हमने पढ़ लिया। इसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष हमने पढ़ लिया। 1-2 चीज़ें और हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे लगी 600 से 1000 ईस्वी के बीच में हुई थी, है ना। वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, और उसके बाद में हमारी यूनिट सेकंड आज के लेक्चर में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड का दिया हुआ है हेडिंग मध्यकाल और आधुनिक काल, है ना। तो इसमें हम अपनी मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों, मॉडर्न हिस्ट्री में तो क्या आएगा, मिडाइवल में तो आएंगे मुगल और वो राजपूत, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, है ना। तो ये करेंगे, ये ही पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में से तो क्वेश्चन हमारे बनते ही बनते हैं, है ना। तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मुगल काल में से भी क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं हिस्ट्री में, ना केवल रीट की एग्ज़ाम के लिए बल्कि RPSC के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जो यूनिट थर्ड है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यूनिट सेकंड आज हम कंप्लीट करते हैं। 1-2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं जो हम आज पढ़ते हैं। अब देखो गुप्तोत्तर काल में स्थापत्य कला, है ना। तो हमने देखो दोस्तों मौर्य काल की स्थापत्य कला पढ़ी, गुप्त काल की स्थापत्य कला पढ़ी, है ना। अब देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल में मतलब गुप्त काल के ख़त्म होने और मध्य काल के शुरू होने से पहले कौन सी कलाओं का विकास हमारे यहाँ पे हुआ था। इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वो मूर्तिकला और वो सब इतना हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है मंदिर निर्माण की शैली, है ना। ये जो काल आया उसमें मंदिर निर्माण की 3 महत्वपूर्ण शैलियों का विकास हुआ था दोस्तों। अतः नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, 3 इम्पोर्टेंट शैलियों का विकास हुआ था। और बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नागर शैली कहाँ प्रचलित थी, नागर शैली की मुख्य विशेषता क्या थी, कौन सा मंदिर नागर शैली का है, कौन सा बेसर शैली का है, कौन सा द्रविड़ शैली का है ना। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने यहाँ पे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल में स्थापत्य कला। इस काल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ विकसित हुई, है ना। सबसे फर्स्ट है नागर शैली। नागर शैली उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण की शैली है। जो हमारा ये भारत है दोस्तों, उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली आएगी, ये ऐसे करके मान लो, उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली आएगी वो शैली क्या कहलाती है, नागर शैली कहलाती है। ये हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक फैली हुई थी। तो ऐसे मानो कि ये हमारा
भारत, यूँ मान लो। तो ये हिमालय ऐसे फैला हुआ है ना, और विंध्यन पर्वत ही ऐसे फैला हुआ है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई वो कौन सी शैली कहलाएगी? ये नागर शैली। मतलब मूलतः उत्तरी भारत की जो शैली थी, उत्तरी भारत में जिस शैली में मंदिर निर्माण किए जाते थे वो शैली नागर कहलाती थी। अब दोस्तों इसमें चतुष्कोणीय मंदिर बनाए जाते थे सबसे पहले तो, कि इस तरह के मंदिर होते थे, है ना, चतुष्कोणीय मंदिर बनाए जाते थे, वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते शिखर होते थे। अब हमें पता ही है उत्तर भारत में किस तरह के ऐसे शिखर हमारे मंदिरों पे होते हैं ना, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर की ओर वक्र होते शिखर। यहाँ पे मतलब पहली बात तो शिखर बनाए जाते थे मंदिरों के ऊपर, है ना, और दूसरी बात क्या है कि वर्गाकार शिखर होते थे, मतलब नीचे से वर्गाकार, ऊपर की ओर ये क्या हो रहा है, वक्र होता जा रहा है ना। इस तरह मंदिर, अब पुरी का जगन्नाथ मंदिर और गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर, है ना, ये सारे जो तीनों मंदिर हैं दोस्तों ये नागर शैली के उदाहरण हैं। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर। अब बस आपको इसमें ऐसे की ऐसे चीज़ें याद रखनी है दोस्तों कि उत्तर भारत में यह विकसित हुई थी शैली, उत्तर भारत की ही शैली है। हिमालय पर्वत से विंध्यन पर्वत तक की चतुष्कोणीय मंदिर और शिखर बनाए जाते थे, और ऊपर की ओर वक्राकार जो शिखर, मतलब ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं शिखर, वैसे उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और गुजरात का मोढेरा मंदिर इसके उदाहरण हैं। अब है द्रविड़ शैली, ठीक है, एक मिनट। दक्षिण भारत में मुख्यतः तमिलनाडु में, अब ये दोस्तों दक्षिण भारत की शैली है, जैसे नागर उत्तर भारत की है ना, वैसे ये सेम दक्षिणी भारत की है ना। और दक्षिणी भारत में भी मुख्यतः नीचे ही नीचे तमिलनाडु क्षेत्र में, ये विशेष रूप से तमिलनाडु में जो मंदिर मिलते हैं वो द्रविड़ शैली से रिलेटेड है। कृष्णा से कुमारी अंतरीप तक यह फैली हुई है। कृष्णा नदी से लेकर जो महाराष्ट्र से निकलती है और नीचे कर्नाटक में बहते हुए, महाराष्ट्र से कर्नाटक में बहते हुए फिर आंध्रा में आकर इधर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो कृष्णा से नीचे कुमारी अंतरीप तक, मतलब यो मान लो कन्याकुमारी तक। तो ये हमारा ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ से ऐसे कृष्णा नदी आती है और ये कन्याकुमारी। तो यहाँ जो शैली विद्यमान है ना वो कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली है। शिखरों का पिरामिड आकार होता है। शिखरों का आकार कैसा होता है? पिरामिड के आकार का, मतलब नीचे से तो चौड़े और ऊपर से पतले होते हुए जाते हैं, ठीक है। गर्भगृह के चारों ओर वर्गाकार छत से ढका हुआ बाड़ा होता था जिसे पद प्रदक्षिणा कहते थे। अब दोस्तों गर्भगृह क्या होता है? मंदिर का वह स्थान जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती हैं। हम सब देखते हैं कि मंदिर में एक अंदर छोटा सा कमरा होता है जिसमें मूर्तियाँ रखी जाती हैं, है ना। तो साउथ के एक तो मंदिर है ना, वो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे, है ना, और उनके जो अंदर गर्भगृह होते थे उसके चारों ओर वर्गाकार चौकोर मंदिर ही होते थे। यहाँ के वर्गाकार छत से ढका हुआ एक बाड़ा होता था, उसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। इस पथ को क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ। मतलब जिसमें चक्कर नहीं काटते अपन मंदिर और इस देवताओं के ऐसे चारों तरफ चक्कर लगा के फेरी जो लगाते हैं उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो ये यहाँ की विशेषता है। इन मंदिरों के साथ अनेक स्तंभ युक्त मंडप। दोस्तों इन मंदिरों में है ना बहुत सारे स्तंभ पाए जाते हैं, और मंडप वही होता है जो अंदर का गर्भगृह होता है ना, जहाँ देवता रखे जाते हैं, वो मंडप। तो स्तंभ युक्त मंडप बने होते थे, गलियारे बने होते थे, और विशाल गोपुरम भी जोड़ दिए गए। विशाल गोपुरम क्या होता है कि मंदिर का जो आगे का मेन गेट है, देखो ये अंदर गर्भगृह है, इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, और इसके चारों ओर जैसे ये बड़ी सारी दीवार होती थी, है ना, और यहाँ पे इसका जैसे मान लो गेट है, तो बहुत बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे, है ना। इसे बोलते थे गोपुरम। ये साउथ के मंदिरों की विशेषता है, तो इसे क्या बोलते थे? गोपुरम, ठीक है। मंदिर है कैलाश मंदिर जो कांची में स्थित है, और वृद्धेश्वर मंदिर है ना। वृद्धेश्वर मंदिर भी दोस्तों तमिलनाडु की तरफ ही है। राजराज चोल है ना, शासक था, चोल शासक राजराज, उसने यह बनवाया था। तो ये हो गया हमारा द्रविड़ शैली। तो मुख्यतः तमिलनाडु में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक मंदिरों का आकार अष्टभुजाकार, आयताकार, शिखर पिरामिड के आकार का होता है। गर्भगृह होता है, चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना होता है। इसके अलावा क्या होता है? स्तंभ युक्त मंडप, गलियारे और विशाल गोपुरम होते हैं। कैलाश मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर इसके एग्जाम्पल हैं। अब है बेसर शैली। यह शैली विंध्यन पर्वत से कृष्णा। अब अपन ने देखो शुरू में पढ़ लिया हिमालय से विंध्यन, है ना, नागर शैली। नीचे वाली पढ़ ली अपन ने कृष्णा से कन्याकुमारी तक, है ना। तो बीच का जो भाग बच गया विंध्यन पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, तो वहाँ पे जो शैली विद्यमान है वहाँ पे यह शैली है बेसर शैली।
ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। इसमें कुछ कुछ नागर शैली की विशेषताएं भी मिलती हैं और कुछ इसमें द्रविड़ शैली की विशेषताएं भी मिलती हैं। चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा इस शैली में मंदिर निर्मित किए गए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों जो हमारी द्रविड़ वाली शैली है दक्षिण भारत की, उसमें दोस्तों चोल राजाओं द्वारा मंदिर स्पेशली बनाए गए थे, है ना। और जो बेसर शैली है उसमें चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा मंदिर ज़्यादा बनवाए गए थे। इस शैली में भी गर्भगृह पाया जाता है, सभा मंडप पाया जाता है, वही सारी चीज़ें। अब एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट राजा था, कृष्ण प्रथम उसने बनवाया था। दशावतार मंदिर जो झांसी में है, गुप्त काल में अपन ने पढ़ाया था, गुप्त काल में बनवाया गया था दशावतार मंदिर, है ना, जो विष्णु जी का मंदिर है। और एलिफेंटा के गुहा मंदिर, ये भी अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रकूट वंशियों ने बनाया था एलिफेंटा के गुहा मंदिर, है ना। तो ये बेसर शैली के उदाहरण है, एलोरा का कैलाश मंदिर, दशावतार मंदिर और एलिफेंटा के गुहा मंदिर। तो ये 3 हो गई हमारी मंदिर निर्माण की शैलियाँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक और है दोस्तों कि हमारे वैदिक काल से लेकर लगभग गुप्त काल तक विवाहों की एक प्रथा प्रचलित थी जिसमें कई तरह के विवाह किए जाते थे, है ना। जो मैंने स्किप कर दिए बीच में, कहीं ना कहीं पढ़ाए नहीं, तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये मैंने यहाँ पे रखे। तो प्राचीन काल में प्रचलित विवाह है। प्राचीन काल में विवाह एक धार्मिक कृत्य और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। तो विवाह माना गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण संस्कार, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार जो बताए गए हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है वो विवाह को माना गया है। कौटिल्य ने दोस्तों बताया विवाह की उम्र लड़के की 16 साल और लड़की की 12 साल और लगभग यही उम्र उस समय प्रचलित थी। स्मृतियों, धर्मशास्त्रों और कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह बताए। स्मृतियों में भी, धर्मशास्त्रों में भी और कौटिल्य ने भी 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। अब ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इन विवाहों में ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श विवाह माना जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श माना जाता है। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं, ये जो 8 विवाह हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें जो ऊपर के 4 विवाह हैं उन्हें देव विवाह बोला गया, नीचे के 4 हैं उन्हें गलत विवाह बोला गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रजापत्य विवाह है। सबसे पहले तो वर वधू का धर्म के अनुकूल विवाह करना, मतलब धर्मानुकूल, जैसे हमारे रीति रिवाज है वैसे विवाह करना। और कन्या के पिता कन्यादान करते हुए धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो मतलब सिंपल से सिंपल विवाह है कि वर वधू का नॉर्मल तरीके से विवाह कर दो, पिता कन्यादान करता है और अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करता है। ये तो हो गया प्रजापत्य विवाह है। ठीक है, इसके बाद में है आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह होता है कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता है। मतलब लड़के से शादी लड़की की जब करवाता है तो उसके बदले में जो लड़की का पिता है उसको लड़के वाले एक जोड़ी गाय और बैल प्रदान करते हैं। तो इस विवाह को भी अच्छा माना गया है, हमारी इसमें बुरा विवाह नहीं माना गया है ना। तो ये विवाह भी अच्छा विवाह माना गया है। ये हो गया आर्ष विवाह। इसके अलावा है दैव विवाह। दैव विवाह है यज्ञ अनुष्ठान करने वाले पंडित के साथ ही कन्या का विवाह कर देना, है ना। जो यज्ञ अनुष्ठान कराने वाला पंडित होता है उसके साथ ही जब कन्या का विवाह कर दिया कहलाता है दैव विवाह। ठीक है, इसके बाद में है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रह्म विवाह जो है वह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह माना जाता है ना। लड़की का पिता वेदज्ञ और शीलवान वर ढूंढता है और पूरे तौर तरीके से उसका विवाह करता है। मतलब लड़के के लिए बहुत ही अनुकूल उचित वर ढूंढा जाता है और उसका विवाह कर दिया जाता है। तो ये 4 जो विवाह हो गए दोस्तों, ये अच्छे तरह के विवाह माने जाते हैं। मतलब इन विवाहों को हमारे संस्कारों में मतलब पूर्ण रूप से अनुमति दी गई है। प्रजापत्य मतलब ढंग से धर्म के अनुसार विवाह करना। आर्ष विवाह में वो गाय और बैल की जोड़ी पिता को देना। दैव विवाह में यज्ञ करवाने वाले पंडित से विवाह करना। और ब्रह्म विवाह में मतलब लड़के के लिए सर्वोत्तम प्रकार का वर ढूंढकर उसका विवाह करना। अब जो बाकी के नीचे के 4 विवाह आएंगे वो मतलब गलत तरीके से किए गए विवाह माने जाते हैं। इनमें है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को बोला गया है प्रणय विवाह। जो प्रेम विवाह करते हैं वो वाला, वर और कन्या के द्वारा एक दूसरे से प्रेम विवाह करना, है ना। तो इसको भी हमारे धर्मशास्त्रों में सही नहीं बताया गया है। दूसरा आसुर विवाह में क्या होता है कि कन्या के पिता उसके लिए धन लेकर विवाह करना, एक प्रकार से कन्या की बिक्री करना, है ना। तो एक प्रकार से अपनी लड़की को बेच देने वाला जो विवाह होता है, मतलब लड़के से जो उचित लड़का नहीं होता है उसके साथ भी पैसे लेकर अपनी बेटी का ब्याह कर देना, वो होता है आसुर विवाह।
ठीक है। अब है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह करना, है ना। ज़बरदस्ती कन्या का किडनैप कर लो और उससे विवाह कर दो, तो वो हो गया राक्षस विवाह। फिर हो गया पिशाच विवाह। पिशाच विवाह हो गया निकृष्टतम विवाह, है ना। सबसे जो गलत तरीके से विवाह होता है वो जो होता है पिशाच विवाह। वर द्वारा छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार करके विवाह करना, मतलब किसी भी धोखे से, छल से, अपहरण से कन्या के शरीर पे अधिकार कर लेते हैं और फिर उससे विवाह करना जो होता है वो होता है पिशाच विवाह। तो ये हो गए दोस्तों 4 तरह के गलत तरह के विवाह। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह जो होता है। आसुर विवाह क्या होता है? लड़की को बेच देना। राक्षस विवाह बलपूर्वक मतलब किडनैप करके विवाह करना। और पिशाच विवाह किसी भी तरीके से लड़की के शरीर पे अधिकार करके फिर उसे विवाह करने के लिए मजबूर, पिशाच विवाह कहलाता है। तो ये है दोस्तों 8 प्रकार के विवाह है। तो उम्मीद है इस वीडियो में कुछ समझ नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और वीडियो बना दूंगी और आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है, नेक्स्ट चैप्टर से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।